का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। किसान भाइयों, कहते हैं कि नर नारी का सृष्टि में बराबर महत्व है। कहते भी हैं कि झरने सी निर्मल चट्टानों सी दृढ़ रहती है, जो पावन गंगा जल जैसी सृष्टि को जीवन देती है, जिसमें करुणा ममता समा गई, जो प्रेम के सब रंग रंगती है, वो नारी है, वो नारी है, वो नारी है। हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह। इसीलिए खेतीबाड़ी में भी जो महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतीबाड़ी करती हैं, उनसे भी तो आपको मिलाना ज़रूरी है। आज कृषि दर्शन में एक ऐसी ही नवाचारी महिला किसान से आपकी भेंट करवाएंगे, मगर उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की, मौसम के मिजाज और मंडी भाव। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। आलू संग हरा धनिया अब किसानों को करेगा मालामाल। जैव अवयव उत्पादन पर प्रशिक्षण संपन्न। फल उत्पादकता के साथ जल उत्पादकता भी बढ़ाएं और जैविक आईपीएम प्रयोगशाला से किसान हो रहे हैं लाभान्वित। गोयल ग्रामीण विकास संस्थान कोटा के जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की टीम ने आलू की जैविक खेती के साथ उसी खेत में धनिया की अंतर फसल करके प्रयोग के तौर पर बेहतरीन परिणाम प्राप्त किए हैं। केंद्र के शोध प्रमुख ने बताया कि आलू की जैविक खेती में धनिया को इंटरक्रॉप करके किसान भाई अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आलू के संग धनिया की खेती करें तो एक बीघा में एक कटाई से कम 300 किलो व दूसरी कटाई लें तो कुल 500 किलो हरा धनिया आसानी से मिल जाता है। 300 किलो हरा धनिया वर्तमान मूल्य के अनुसार 50 रुपये प्रति किलो की दर से बेचें तो 15,000 से 20,000 रुपये की अतिरिक्त आय आलू की खेती के साथ धनिये से मिलेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र पर हाल ही में कोटा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DC जोशी, अनुसंधान निदेशक प्रताप धाकड़ व कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज के आलू परियोजना के वैज्ञानिक डॉक्टर DL यादव और प्रगतिशील किसानों ने भी इस प्रयोग को देखा है। केंद्र के निदेशक ताराचंद गोयल ने इसके गहन शोध हेतु कार्य योजना बनाने की अनुमति दी है, ताकि भविष्य में किसानों को इसका वास्तविक लाभ मिल सके। ग्रामोत्थान विद्यापीठ कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया की ओर से राष्ट्रीय सरसों पर प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। यह आयोजन खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत गांव सिंहपुरा के चक 21A MP में किया गया। इसमें 34 किसानों ने भाग लिया। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनूप कुमार ने बताया कि सरसों की उन्नत किस्म किसान लखविंदर सिंह के खेत पर लगाई गई अन्य किस्मों से बेहतर है। सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने सरसों के गुणों के साथ सस्य तकनीक पर प्रकाश डाला। डॉक्टर उमेश कुमार ने रबी फसलों में कीट और रोग प्रबंधन की जानकारी दी। डॉक्टर कुलदीप सिंह ने प्रक्षेत्र दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला। अटारी जोधपुर से आई अनुराधा ने किसानों से बातचीत की तथा किस्मों व अन्य तकनीकों पर किसानों की प्रतिक्रिया जानी। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संघटक CTAE कॉलेज में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मृदा और जल संसाधन प्रबंधन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में 11 देशों के मृदा और जल विशेषज्ञों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि व कुलपति प्रोफेसर NS राठौड़ ने बताया कि जल और मृदा संसाधनों के प्रबंधन का सीधा संबंध फसलों की उत्पादकता के साथ किसानों और आमजन के जीवन स्तर से जुड़ा हुआ है। भारतीय जल प्रबंध संस्थान भुवनेश्वर के डॉक्टर प्रभाकर नंदा ने बताया कि फसलों की उत्पादकता के साथ साथ जल की उत्पादकता बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है।
विशिष्ट अतिथि नाइजीरिया से डॉक्टर महावीर सिंह राजावत ने कहा कि मृदा और जल संसाधनों की गुणवत्ता बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अजमेर में स्थापित की गई IPM प्रयोगशाला कृषकों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। राज्य के कृषि जलवायुवीय परीक्षण केंद्र तबीजी फार्म अजमेर स्थित IPM प्रयोगशाला के उपनिदेशक भवानी सिंह ने बताया कि जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा जिले के कृषकों को जैविक खेती में बढ़ावा देने और समन्वित कीट प्रबंधन के उद्देश्य से अजमेर में IPM प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस प्रयोगशाला में जैव कारक जैसे ट्राइकोडर्मा, बेवेरिया बेसियाना, मेटाराइजिल एनिसोप्ली और ट्राइकोग्रामा से ट्राइकोकार्डस का निर्माण और अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। प्रयोगशाला में उत्पादित ट्राइकोग्रामा और ट्राइकोकार्डस को फिलहाल कृषि विभाग द्वारा कृषकों को दिए जा रहे विभागीय प्रदर्शनों के साथ निःशुल्क दिया जा रहा है, जबकि लट नियंत्रण के लिए सामान्य तौर पर ट्राइकोकार्डस की कीमत 30 रुपये प्रति कार्ड राज्य सरकार द्वारा रखी गई है। हमारे किसान भाइयों को अपनी जिंसों के अच्छे भावों का इंतजार हमेशा रहता है, इसी से उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनती है। आइए देखते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों में प्रमुख जिंसों के बाजार भाव। गेहूं के भाव ब्यावर की मंडी में 1800 रुपये प्रति क्विंटल, गोलूवाला की मंडी में 1700, जोधपुर की मंडी में 1800, श्री गंगानगर की मंडी में 1800 और उदयपुर की मंडी में गेहूं के भाव 1750 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। बाजरा के भाव निवाई की मंडी में 1210 रुपये प्रति क्विंटल, बयाना की मंडी में 1163, जयपुर की मंडी में 1450 और मंडावरी की मंडी में बाजरा के भाव 1168 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। चना के भाव ब्यावर की मंडी में 4200 रुपये, विजयनगर की मंडी में 4560 रुपये, लालसोट की मंडी में 4550, उदयपुर की मंडी में 3750 और चना के भाव भगत की कोठी की मंडी में 4600 रुपये प्रति क्विंटल रहे। जौ के भाव जयपुर की मंडी में 1400 रुपये, बारां की मंडी में 1352, कोटा की मंडी में 1350, बस्सी की मंडी में 1268 और ब्यावर की मंडी में जौ के भाव 1500 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। सरसों के भाव विजयनगर की मंडी में 4770 रुपये, बयाना की मंडी में 5120, गोलूवाला की मंडी में 5300, जयपुर की मंडी में 4600 और कोटा की मंडी में सरसों के भाव 5100 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। किसान भाइयों, प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है, साथ ही दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आइए इसी क्रम में देखते हैं आज के मौसम का हाल। आइए देखते हैं प्रदेश के प्रमुख जिलों का आज का तापमान। जयपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस। अजमेर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री। कोटा का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री। बूंदी का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री। चूरू का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अंत में जोधपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, अब दूरदर्शन राजस्थान के साथ आप सोशल मीडिया साइट्स पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कीजिए और देखिए हमारे कृषि संबंधी कार्यक्रम YouTube, Facebook और Twitter पर। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी नवाचारी महिला किसान से जिन्होंने खेती बाड़ी में परंपरागत खेती को छोड़कर अलग तरीके की खेती कर अपना मुकाम बनाया है और दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन रही हैं। ये नवाचारी महिला किसान है प्रीति राठौड़, जो कि मशरूम की खेती कर रही हैं।
तो आइए मुलाकात करते हैं प्रीति जी से। प्रीति जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। प्रीति जी, सबसे पहला सवाल जो आपको देखते ही मेरे मन में आता है वो यही है कि एक आम गृहिणी के रूप में प्रीति जी का जीवन कैसा है, और अगर शिक्षा की बात करें, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? आम गृहिणी के रूप में मेरा जीवन आम नारी जैसा ही है, लेकिन बस मेरा यह एम रहता है कि मेरा जो समय है, रोज़मर्रा का समय, उसे मैं अच्छे से काम में ले सकूं और रोज़ कुछ सीख सकूं, कुछ नया सीख सकूं, जैसे हेल्थ के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, और मेरी खुद को ग्रूमिंग मैं मेरी कर सकूं। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, मैंने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और मैंने लेक्चरर की जॉब भी करी है। और शिक्षा सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी देश की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण है, हमारी खुद के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। प्रीति जी ने कहा कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग की है, लेकिन प्रीति जी, ये भी तो सवाल उठता है कि इंजीनियरिंग और खेती दोनों बिल्कुल अलग अलग विधा हैं, अलग अलग तरीके के व्यवसाय हैं। ऐसे में खेती की तरफ आपका रुझान क्यों हुआ, और विशेष तौर से मशरूम की खेती की तरफ आपका रुझान क्यों हुआ, इसके बारे में बताइए। आप सही कह रहे हैं, दोनों ही अलग फील्ड हैं, इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर, लेकिन दोनों ही जो माध्यम है वो एजुकेशन लेकर ही प्राप्त की जाती है। तो मेरा रुझान मशरूम की खेती की तरफ इसलिए हुआ कि जब मेरे बेटे को गेहूं से एलर्जी हुई तो उसकी इम्यूनिटी बहुत लो हो गई, वो उसके बहुत सारे स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज थे। तो मैंने उनको पूरा करने के लिए रिसर्च शुरू किया, और उसी समय मैं थायराइड की वजह से भी प्रॉब्लम फेस कर रही थी, हेल्थ इश्यूज थे। तो इसके लिए मैंने जब रिसर्च शुरू किया तो पाया कि ऑयस्टर मशरूम की फार्मिंग बहुत ही अच्छी फार्मिंग मानी जाती है, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम्स मेडिसिनल मशरूम्स हैं, सुपर फूड है, और ये हमारे शरीर की बहुत सारी कमियों को पूरा कर सकता है। अब हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपने कहा ऑयस्टर मशरूम जो है उसमें बहुत औषधीय गुण होते हैं। आपने जब मशरूम की खेती शुरू की, ऑयस्टर मशरूम की खेती की, तो क्या मन में ये विचार था कि इसका बाज़ार कहाँ मिलेगा, जो लागत हम लगा रहे हैं वो लागत हमें मिल पाएगी? हाँ, इस बारे में मैंने सोचा था, और इसके लिए हमने जब मार्केट रिसर्च किया, इसके विज़िट किया, तो हमें आश्चर्य हुआ कि लोगों को पता ही नहीं है कि बटन मशरूम के अलावा भी कोई और मशरूम्स होती हैं। और जब हमने लोगों को इसका पैकेट दिखाया तो उनका ये रवैया था कि ये तो नॉनवेज लग रहा है, तो वो बहुत ही उत्सुक थे इसके बारे में जानने के लिए। और हमने जब पहले साल इसकी खेती करी, उसके कंपैरिजन में इस साल हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कंज्यूमर से। जैसा कि हमने बात की कि आपको बाज़ार कैसे मिला, लेकिन जब भी हम कोई भी नवाचारी कदम उठाते हैं, विशेषकर खेती की बात अगर करें, तो उसमें प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो क्या आपने भी प्रशिक्षण लिया मशरूम की खेती के लिए? इसके प्रशिक्षण के लिए हमने पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है दुर्गापुरा में, हमने उनसे बात करी, तो उन्होंने हमें बताया कि हमें हिमाचल प्रदेश सोलन जाना होगा और वहाँ पे हमें इसकी ट्रेनिंग लेनी होगी। फिर हम वहाँ पर गए और वहाँ पे हमने डिजिटल ट्रेनिंग ली, जो कि सारी मशरूम्स के बारे में एक बेसिक ट्रेनिंग थी, और कुछ उन्होंने हमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल भी कराया। जब मैं वापस जयपुर आई तो मुझे इसे जैविक तरीके से करना था, और फिर मैंने ऑयस्टर मशरूम फार्मिंग के लिए रिसर्च शुरू करी, और फिर उसके बाद रिसर्च में हमने काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर फील्ड से नहीं हूँ, इंजीनियरिंग किया है, तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। उसके लिए नॉलेज इकट्ठा करना, उस पर प्रैक्टिकल करना, थ्योरी पे वर्क करना, और फिर हमने धीरे धीरे इस पे काम किया और हमें सफलता हासिल हुई, और फिर हमने 3 तरीके के मेथड से इसको उगाया जैविक तरीके से। प्रीति जी, जैसा कि आपने कहा कि आपने जैविक तरीके से अपने स्तर पर मशरूम की खेती करने का विचार बनाया, मन बनाया, तो जैविक और साधारण तरीके से खेती में क्या अंतर है और क्या बड़ी समस्या आपके सामने आई?
जैविक और साधारण तरीके में यही अंतर है कि जब फर्स्ट टाइम हमने इसका उगाने का सोचा तो फॉर्मेलिन और बेविस्टिन से उगाना था, तो उसमें फॉर्मेलिन से मुझे एलर्जी हो गई थी, मेरे आंखों में से पानी आने लग गया था और इसलिए मैंने तय किया कि मैं इसे अब दोबारा फॉर्मेलिन और बेविस्टिन का यूज़ करके इसे नहीं उगाऊंगी। और फिर मैंने इसके लिए रिसर्च शुरू करी कि इसको किस तरीके से जैविक पेस्चराइजेशन मेथड से उगाया जा सकता है। जो किसान साथी नवाचारी कदम उठाते हुए खेतीबाड़ी में मशरूम की खेती करना चाह रहे हैं, जो हमारा ये कार्यक्रम देखकर आगे उनका और मन बन रहा है, क्या उन्हें प्रशिक्षण के लिए कोई सुविधाएं आपकी तरफ से मिल सकती हैं या विभाग की तरफ से मिल सकती हैं? जब अभी लॉकडाउन में हमने देखा कि किस तरीके से कोविड में मशरूम्स अपनी डाइट में ऐड करके लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, तो हमने तय किया कि हम ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाएंगे, क्योंकि हमें ऑयस्टर मशरूम के बारे में लोगों को बताना भी था और जागरूक भी करना था और किसानों की एक तरीके से मदद भी हो जाती, क्योंकि किसानों के पास ज़मीन है और वो उसका बहुत अच्छे से मशरूम फार्मिंग करके उपयोग में ले सकते हैं। और जो तरीका हम अपना रहे हैं जैविक, वो ग्रोवर के लिए, कंज्यूमर के लिए और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हेल्दी है। मशरूम एक ऐसा खाद्य पदार्थ, एक ऐसी वनस्पति है जिसमें वसा की मात्रा नगण्य होती है, बहुत कम होती है। ऐसे में जब नवाचारी कदम उठाते हुए हमारे किसान मशरूम की खेती कर रहे हैं तो उन्हें कई तरीके के फ़ायदे भी हो रहे हैं। उन फ़ायदों के बारे में प्रीति जी हम आपसे जानना चाहेंगे। किसान को इसका यही फ़ायदा होगा कि जब वह खुद उगाएगा तो फिर इसे खाएगा भी और अपने रिश्तेदारों में, परिवार में इसको बांटेगा भी और इसके औषधीय गुण भी इसके बारे में सबको बताएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी इंडिया में 42 मिलियन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है और मैंने मेरी रिसर्च में देखा कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अर्बन पॉपुलेशन 80% अर्बन पॉपुलेशन को विटामिन डी डेफिशिएंसी की कमी है और आयरन 52% वुमेन्स को आयरन की कमी है, जो कि नॉन प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको। तो इस तरीके से ऑयस्टर मशरूम्स हम हमारी डाइट में ऐड करके जब हम इसे रोज़ उगाएंगे तो हम हमारे खाने में भी शामिल करेंगे और हम हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएंगे। प्रीति जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि मशरूम की खेती करने के लिए क्या विधि है और कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हमारे किसान जो मशरूम की खेती करना चाहते हैं उन्हें रखनी चाहिए ताकि उन्हें कम लागत में ज़्यादा मुनाफा हो सके। मशरूम की खेती के लिए सबसे बड़ी सावधानी हमें यह रखनी होती है कि हमारे कपड़े, हाथ पैर सब साफ़ होने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बीमारियां हम हमारे कपड़ों के साथ, बालों के साथ और हाथों के साथ उस कमरे में लेके जा सकते हैं जिसमें हम मशरूम उगाते हैं। हमें अलग से इसके अंदर चप्पल रखनी चाहिए, हमें बाहर की चप्पलों को यूज़ नहीं करना चाहिए और इसमें मास्क का हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अंदर जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड से हमें एलर्जी हो सकती है। हमें हर रोज़ हर एक बैग को अच्छे से चेक करना चाहिए कि किसी में कोई बीमारी तो नहीं आ गई है और फ्लाइज़ का ध्यान रखना चाहिए। और अगर जैसे ही लगे कि बैग में कोई बीमारी आई है तो उसे तुरंत उस रूम से हटा के दूसरे रूम में रख दें और उसका इलाज करें जैविक तरीके से। हम लोग जैविक तरीके से खेती करते हैं, इसके लिए हम बायो एंजाइम्स यूज़ करते हैं, जो कि अभी हम बायो एंजाइम में नीम बायो एंजाइम और तुलसी बायो एंजाइम यूज़ कर रहे हैं। आप नीम का पानी उबाल कर भी इसके ऊपर छिड़क सकते हैं, जो कि बहुत ही लाभदायक होता है। जब हम मशरूम की तुड़ाई करते हैं उस वक्त हमें कौन सी विशेष सावधानियां रखनी चाहिए ताकि कम से कम नुकसान हो? मशरूम की तुड़ाई के समय हमें हमारे हाथ साफ़ सुथरे रखने चाहिए और तुड़ाई करने से पहले इनमें पानी नहीं डालना चाहिए बैग्स में। तुड़ाई करने के बाद ही पानी का छिड़काव करना चाहिए। और ऑयस्टर और मशरूम्स को तोड़ते टाइम हमें जैसे घड़ी की दिशा होती है उस दिशा में ऐसे घुमा के तोड़ना चाहिए। प्रीति जी, जैसा कि हमने जब देखा मशरूम को तो आमतौर पे जो बटन मशरूम होते हैं गोल गोल छोटे बटन जैसे ही होते हैं, लेकिन ऑयस्टर मशरूम पत्तियों की तरह है। ऐसे में क्या उनके रखरखाव में और बटन मशरूम के रखरखाव में कोई विशेष अंतर होता है?
ऑयस्टर मशरूम एक झुंड में पूरा पैदा होता है, सारी पत्तियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। हमें पैकेजिंग के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उन पत्तियों को नीचे से जो आपने जहाँ से तोड़ा है उसको थोड़ा सा काट के हटा दीजिए। फिर उन पत्तियों को अलग अलग करके आप बायोडिग्रेडेबल ट्रे लीजिए और उसमें फिर सावधानी से रख दीजिए और फिर उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं क्लिंग फिल्म में, और उस क्लिंग फिल्म में थोड़े से छेद कर दीजिए। आप फिर उस पैकेट को ठंडे स्थान पे 4 से 5 दिन तक रख सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम को हिंदी में ढिंगरी मशरूम बोलते हैं, और इसको अगर आप पूरा नहीं बेच पाए मार्केट में तो फिर आप इसको सुखा भी सकते हैं, क्योंकि मशरूम्स ही एक ऐसी सब्जी है जो विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। और इसके लिए आपको इसको उल्टा करके एक पतले कॉटन के ओढ़ने पे सुखाना होता है, और अगर तेज़ धूप है तो आप उसे अच्छे से ऊपर से वापस ढक दें। प्रीति जी, अभी आपने कहा कि अगर आप मशरूम को, ढींगरी मशरूम, ऑयस्टर मशरूम को अगर पूरी तरह नहीं बेच पा रहे हैं तो आप उसे सुखाकर पाउडर बना सकते हैं। हमारी ऐसी किसान महिलाएं, हमारी ऐसी महिला दर्शक जो मशरूम की खेती नहीं कर पा रही लेकिन वो घरेलू उत्पाद बनाकर अपने लिए रोजगार बनाना चाहती हैं, तो ढींगरी मशरूम के कौन कौन से उत्पाद वो बना सकती हैं और किस तरीके से उनको बाज़ार में बेचा जा सकता है? ढींगरी मशरूम सुखा के भी हम काम में ले सकते हैं। इसको पाउडर बना के हम बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो जो महिलाएं घर से बाहर नहीं जा रही हैं, घर से ही काम कर रही हैं, वो इसका अचार भी बना सकती हैं, मंगौड़ी, पापड़, बिस्किट, इस तरीके से वो अपने बाय प्रोडक्ट्स में कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना के अपनी आमदनी को बहुत अच्छा कर सकती हैं और अच्छा मार्केट बना सकती हैं। प्रीति जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका जो फील्ड रहा है वो इंजीनियरिंग का रहा है और खेती-बाड़ी एग्रीकल्चर का फील्ड है, ऐसे में जब आपने नवाचारी खेती करने के लिए सोचा तो क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, कृषि विभाग से आपको कोई मदद मिली, कोई मार्गदर्शन मिला? एग्रीकल्चर फील्ड से हमें यही मदद मिली कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर में अभी 22 से 26 तक जो मेला था उसमें हमें हमारी स्टॉल लगाने का मौका मिला, और उसमें हमने लोगों को जागरूक किया कि किस तरीके से मशरूम की खेती और मशरूम के बाय प्रोडक्ट्स लाभकारी हैं और कितने तरह के हम बाय प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा से भी हमें टेक्निकल हेल्प लगातार मिल रही है, और वहाँ पे भी हमने हमारी प्रेजेंटेशन दी थी और हमारे प्रोडक्ट्स और हमारे ब्रांड के बारे में बताया था। प्रीति जी, हमारी बहुत सारी महिला दर्शक, महिला काश्तकार जब ये कार्यक्रम देखेंगी तो आपसे प्रेरित ज़रूर होंगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप उन्हें कुछ ऐसी बातें बताएं ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, जो किसान महिलाएं हैं वो भी खेती में नई राहें तलाशने के लिए आगे बढ़ें। आप क्या कहना चाहेंगी? आज के समय में औरतें हर काम में आगे हैं, जिस तरीके से खेती कर रही हैं। तो मशरूम फार्मिंग स्टार्ट करके, या मशरूम फार्मिंग इंडोर फार्मिंग है तो ढींगरी मशरूम का उत्पादन कर सकती हैं, उसके बाद इसके बाय प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, और वो इसका औरतों का एक समूह बना के बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। जैसे कुछ किसान औरतें ढींगरी मशरूम उगा सकती हैं, और जो औरतें घर में काम कर रही हैं वो इसके बाय प्रोडक्ट्स बना सकती हैं। और इस तरीके से जब वह खुद उगाएंगे और खुद इसके बाय प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो इसमें वह खुद भी अपने पौष्टिक भोजन में इसको जोड़ेंगे, और ये उनके लिए भी लाभदायक होगा, उनके परिवार के लिए भी लाभदायक होगा। इसके साथ वह अपनी आमदनी को भी बढ़ा पाएंगे। प्रीति जी, आपकी बातें सुनकर मुझे जयशंकर प्रसाद जी की वही पंक्तियां याद आ रही है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। और हमारी जितनी भी महिला दर्शक हैं या हमारे किसान भाई भी जो आज का कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें ज़रूर प्रेरणा मिली होगी कि पारंपरिक खेती के साथ साथ खेती में नवाचारों को अपनाकर, मशरूम की खेती को अपनाकर वो और भी ज़्यादा उन्नति हासिल कर सकते हैं, नई पहचान बना सकते हैं। आपसे कार्यक्रम में इतनी सारी जानकारियां हमें मिली, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों और बहनों, अभी हमने मुलाकात की प्रीति राठौड़ से, जिन्होंने ढींगरी मशरूम की सफलतम खेती करके ना सिर्फ अपनी आमदनी को बढ़ाया है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गई हैं।
आज जितने भी किसान भाई बहन हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी अब खेती में नवाचारों को अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे होंगे। आप कृषि दर्शन में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। अब जानकारियों का सिलसिला बस इतना ही, पर वादा करते हैं कृषि दर्शन में नई जानकारियों के साथ फिर से हाजिर होंगे। अभी दीजिए आज्ञा। जय हल जय हलधर।